दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में अपना जो टॉपिक एंड किया था वो एंड किया था उत्तल दर्पण पर। और उत्तल दर्पण में ही हमने ये सब चीज़ें सीखी थी कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, धुर किसे बोलते हैं, मुख्यक्ष किसे कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है। साथ के साथ हमने इस बात पर भी डिस्कस किया था कि सर जब हम चिन्ह की बात करेंगे UVFR, यू का मतलब वस्तु की दूरी, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, F का मतलब फोकस दूरी, R का मतलब वक्रता त्रिज्या। अगर यही चीजें जो है उत्तल में हो अवतल में हो तो तब चिन्ह जो है कौन सा हमें लगाना है, प्लस कब लेना है और माइनस का चिन्ह हमें कब लेना है, जिसे मैंने कहा था कि जिसे कहा जाता है इस नियम को चिन्ह परिपाटी, कि उत्तल दर्पण में UVFR की वैल्यू कब प्लस या कब माइनस करना है। तो चीजें ऐसे वर्क करती हैं। अब आगे समझते चीजों को। तो उसके बाद हमने जब अवतल दर्पण समझा तो मैंने आपसे कहा था कि अवतल दर्पण होता क्या है, किसी गोले दर्पण का वो भाग जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है और जिसके पीछे पॉलिश हुई होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। और साथ के साथ फिर आपको बताया था कि उत्तल दर्पण क्या होता था। मैंने आपसे कहा था कि उत्तल दर्पण का मतलब ये होता है कि सर किसी गोले दर्पण का वो भाग जो बाहर की तरफ को बराबर होता है और जिसके अंदर वाले पृष्ठ पर इंटरनल सरफेस पर पॉलिश हुई होती है उसे कहा जाता है आपका उत्तल दर्पण, जिसमें दोनों चित्र आपके सामने थे। ये भी आपको समझाया गया था कि कैसे वर्क करता है, कि यू कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है। तो ये सब चीजें हमने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी। अब उसके बाद जब ये पढ़ लिया तो मैंने आपसे कहा था कि प्रतिबिंब की बात आती है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब कोई वस्तु दर्पण के सामने होती है तो उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर फोकस हो जाती हैं तो जिन बिंदु पर फोकस होती है वे बिंदु जो है आपस में मिलकर एक दर्पण बनाते, एक प्रतिबिंब बनाते, इमेज बनाते हैं। उन बिंदुओं को, उन फोकस बिंदुओं को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया था आपका, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। और साथ में आपको यही बताया गया था कि प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल कहा जाता है, एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब जिसे कहा जाता है वर्चुअल। अब स्टूडेंट आज अभी से जो है, अब हमारा टॉपिक ये क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है, टॉपिक ये क्रिएट होता है कि सर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कौन कौन से दर्पण बनाते हैं, कि उत्तल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा और अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कौन सा, वो आभासी होगा या आपका वास्तविक होगा। साथ के साथ मैंने आपसे एक बात और बताई थी कि आपसे एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपसे 4 बातें पूछता है। 4 में से कोई 3 बातें जो है वो क्वेश्चन के अंदर होती ही होती हैं। पहली बात क्या है, वो आपसे ये कहेगी कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, जिसे कहा जाता है पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि आपको V ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा वो आपसे ये पूछेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना होता है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है या वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा आपको यह बात पूछता है कि प्रतिबिंब का आकार, साइज आपसे पूछ लेगा कि साइज आपका कितना है। चौथी बात आपसे पूछेगा आवर्धन, इसे मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे जो है क्वेश्चन एग्जामिनर जो है न्यूमेरिकल्स में इन तीनों चारों में से कोई सी भी 3 बातें आपसे डिस्कस करता है, पूछी जाती है। तो अब हमें अगर ये 3-4 बातें हमें पता करनी है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अब इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, ना कि थियोरेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू। अब समझना, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन सा इमेज बनाता है, सॉरी आभासी प्रतिबिंब जो है कौन सा दर्पण बनाता है। वास्तविक, एक बेसिक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आपको मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था चम्मच वाला, और मैंने कहा चम्मच का जो सामने वाला पार्ट होता है जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है वो अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है, और उसको उल्टा कर दो तो उत्तल हो गया, क्योंकि सामने वाला पार्ट क्या अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है, अवतल की तरीके से हो गया। और जो रिवर्स कर दो क्या हो गया, उत्तल की तरह से बिहेव करेगा, उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। अब इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं। जब आप अवतल दर्पण या चम्मच का ये वाला भाग देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। और जब आप
चम्मच को रिवर्स कर देते हैं और चम्मच के पीछे वाले पार्ट पर आपको अपना इमेज कैसे दिखाई देता है। यहां से क्वेश्चन यहां से समझते हैं कि चीजें कब कौन सा प्रतिबिंब आभासी है और कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और आपका विपरीत बनेगा। अब यह समझना है कि सर किस तरीके से आईने में खुद को देख रहे हैं, या आप एग्जांपल ले लेंगे उत्तल दर्पण। कैसे? अब उत्तल दर्पण में क्या है, वो बाइक का साइड मिरर में यूज होता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई कार आ रही है, तो आपको ऑब्जेक्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब आप बाइक के साइड मिरर से पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं, चम्मच के एग्जांपल भी आएंगे, जब आप बाइक का जो साइड मिरर हो गया उसके पीछे वाले बाइक के पीछे साइड मिरर में देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि ट्रक मान लो इस तरीके से है, आपको ट्रक का पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा। उल्टा थोड़ा दिखाई दे रहा कि मान लो ट्रक आपका इस तरह से आता हुआ दिखाई देता है कि हाँ ट्रक का जो फ्रंट फेस है वो सामने को आता हुआ दिखाई देता है और जो बैक पार्ट है वो पीछे तो दिखाई देता है। ऐसा तो ऐसे ही होता है, जबकि ऐसा तो नहीं होता कि ठीक है ट्रक का जो फ्रंट है, जो जहां पर ड्राइवर बैठता है, वो आपको रिवर्स हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है बिल्कुल आपको सीधा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है, ट्रक अंदर से बाहर आ रहा है, कार अंदर से बाहर आ रही है, साइकिल अंदर से बाहर आ रही है, तो वो क्या हो गया, आपको ऐसा आभास हो रहा है, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है, वो तो पीछे से आ रही है। आपको आभास क्या हो रहा है कि शीशे में से चीजें, दर्पण में से जो है वस्तु बाहर आ रही है, आपको आभास हो रहा है, इसलिए उसे क्या नाम दिया, आभासी प्रतिबिंब नाम दिया, और वो आपका सीधा है, बिल्कुल उल्टा तो नहीं हो गया। रियल जिसे बोलते हैं, रियल नहीं कहेंगे उसे, वर्चुअल आभास हो रहा है आपको। विपरीत क्यों कहा? आप लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड बन जाएगा, राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड बन जाएगा। उल्टा अलग है, उल्टा ध्यान रखना, उल्टे में क्या होता है, टॉप बॉटम पर, बॉटम टॉप पर, तल ऊपर और नीचे, तल वाला जो पार्ट है वो नीचे ऊपर, उसको उल्टा नहीं कहा, विपरीत कहा। आभासी की अगर बात करें तो आभासी प्रतिबिंब कौन बना रहा है, फिर उत्तल दर्पण बना रहा है आपका आभासी प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल दर्पण जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि चम्मच का पीछे वाला पार्ट पर आपको अपनी इमेज क्लियर दिखाई देती है। आप आईने में खुद को देख रहे हैं, एक एग्जांपल समझता आभास का भी। आईने में आप खुद को देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड, राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड, विपरीत हो गया, बस समझ लिया। लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड आपका क्या बन गया, राइट हैंड बन गया। लेकिन आपको जब आप आईने में खुद को देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप वही चीज आप उसे कहो कि अपने सामने वालों को, अपने ऐसी जो आपको इमेज दिखाई दे रही है उसे कह दो कि भाई तुम स्कूल चले जाओ, तुम पढ़ लो जाकर, तो आभास आप उसको टच नहीं कर सकते। आप मिरर दर्पण टच कर रहे हैं, आप अगर उसको टच कर पाते तो क्या बन जाता, वो वास्तविक बन जाता, कि रियल में यही है। रियल में जब वो होता तो अपना प्रतिबिंब सीधा दर्पण में बनाया, उसे कहते तुम स्कूल चले जाओ, तुम एग्जाम दियो। तो उत्तल दर्पण जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण आपका सीधा और विपरीत, उल्टा नहीं कहा, इन्वर्टेड नहीं कहा मैंने, अपोजिट कहा है। अपोजिट क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट का अपोजिट क्या, राइट, राइट का अपोजिट लेफ्ट, विपरीत हो गए। तो सीधा और विपरीत जो प्रतिबिंब बनाता है वो कौन दर्पण बनाता है, आपका उत्तल दर्पण बनाता है। और उत्तल दर्पण में आपको यह आभास होता है जैसे कि कोई वस्तु अंदर से बाहर आ रही है, तो वो क्या हो गया, आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, तभी उसका नाम रखा आभासी प्रतिबिंब। इसका मतलब सर ठीक है, चम्मच का पीछे वाला पार्ट जो उत्तल दर्पण है कैसा प्रतिबिंब बना दिया, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि आभासी प्रतिबिंब कैसा हो, सीधा होता है और विपरीत होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि उत्तल दर्पण कैसा यानी प्रतिबिंब करे। और यही प्रकृति, ये इसी को आभासी और विपरीत को ही प्रकृति कहा जाता है, आभासी और वास्तविक को ही प्रकृति कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, आभासी होती है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा विपरीत प्रतिबिंब बनाता है। अब बात करें
वास्तविक प्रतिबिंब की। अब जब एक क्लियर हो गया तो सीधी सी बात है सर, ये अवतल दर्पण ही बचा है। अवतल दर्पण के चम्मच का सामने वाले पार्ट जब आप खुद को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देगा। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को इस तरह से देख रहे हैं, ये ए बी, तो उसका उल्टा ये हो गया सर बी ए। ऐसा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में। और ये जो प्रतिबिंब बनाता है ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे कहा जाता है इन्वर्टेड। अवतल दर्पण में जिसे कहा जाता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो बात क्लियर हो गया। अगर आपसे सीधी बात हमेशा ध्यान रखना, चम्मच का एग्जांपल लेना, सामने से देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा, यानी कि सर कौन सा प्रतिबिंब हो गया? आभासी, यानी कि सॉरी आप वास्तविक हो गया। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वो आपका उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, जिसे इंग्लिश में कहें इसे रियल कहा जाता है। और उत्तल दर्पण बाई का साइड मिरर, आपको आभास हो रहा है कोई चीज अंदर से बाहर आ रही है, इसलिए उसे आभासी नाम दिया, आभासी प्रतिबिंब बना। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, विपरीत होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दोनों अलग अलग बने, विपरीत और उल्टा पे ध्यान रखना इस बात का। इसको अपोजिट कह दोगे आप, इसको इन्वर्टेड कहोगे, तो ये अंतर होता है दोनों में। बात क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है प्रतिबिंब बनते हैं। अब अगर आपकी इमेज, ध्यान रखना, अब चिन्ह परिपाटी के आधार पर बताना होता है कि ठीक है आपने कोई न्यूमेरिकल सोल्व किया, न्यूमेरिकल्स में v का आंसर फिर बड़ा V बन गया। आपने कोई न्यूमेरिकल सोल्व किया, न्यूमेरिकल्स में v मतलब प्रतिबिंब की स्थिति का आंसर आपका निगेटिव में आ गया। तो निगेटिव में आने का मतलब हो गया, आप इसको सीधा कर लिखना वास्तविक। ध्यान रखना इस बात का, आंसर माइनस में आए तो प्रकृति वास्तविक, और अगर आंसर प्लस में आ गया तो इसका मतलब हो गया प्रकृति कैसी? आभासी। और अगर तुमसे कोई कह रहा है कि कोई दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधी सी बात होगी सर आप बाइक के साइड मिरर की बात कर रहे हैं, और बाइक का साइड मिरर जो है वो उत्तल दर्पण होता है, तो आभासी प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। टॉपिक अपना आप यहीं खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके। और आपसे कोई ये कह रहा है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, तो इसका मैं समझ जाना कि ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। न्यूमेरिकल में गलती होने की संभावना 0 हो जाएगी। ये तो पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है भी बता दिया, नेगेटिव आया वास्तविक, पॉजिटिव आया आभासी, वास्तविक मतलब अवतल, आभासी मतलब उत्तल दर्पण बनाएगा, चीजें क्लियर है। इसका उल्टा उसमें है लेंस में, जब लेंस पढ़ेंगे इसका ठीक उल्टा, अवतल लेंस वहां आभासी, उत्तल लेंस वहां वास्तविक। लेकिन फिलहाल हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण की चीज क्लियर करते चलेंगे कि ठीक है सर आपने बताया उत्तल दर्पण। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार को। ठीक है सर, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, बाहर पॉलिश होती है, सब चीजें चाहे सी हो और चाहे वस्तु का फोकस पॉइंट हो, चाहे आर हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, कोई सी भी स्थिति हो, ये सब अवतल दर्पण में यू वी एफ आर ये सब चीज़ें सर आपने बताया, ये सब चीज़ें ली जाएंगी माइनस में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है सर ये आपका हो गया। प्रकृति कैसी हो गई इसकी? वास्तविक प्रकृति हो गई। और देखो आभासी को आप इमेजनरी भी कह सकते हैं। आप अगर आईने में खुद को देख रहे हैं तो आपको आभासी तो हो रहा है कि आपके जैसा कोई खड़ा है। अब ये थोड़ा कहा चल भाई तू भी स्कूल चल हमारे साथ साथ, हम आज पिटने का नंबर आया तो स्कूल उसे भेज देना, तुम आराम से बैठ जाना, आभासी तो है। अब यही बात अगर हम उत्तल के लिए कर लें तो चीज़ें क्लियर है। और उत्तल दर्पण के लिए सर ये उत्तल दर्पण हो गया, अंदर की तरफ बाहर, अंदर की तरफ पॉलिश है, सारी चीज़ें किधर की तरफ होती हैं? सी हुआ, लेकिन यू पीछे की तरफ होता है इसमें ऑब्जेक्ट, ऐसा लगता है जैसे फोकस पॉइंट्स होकर जा रही हैं। वक्रता त्रिज्या आर हो गई, फोकस पॉइंट बना, ये आपको इसने कह दिया वी यहाँ पर बन रहा है, तो वक्रता त्रिज्या होगी, वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी यहाँ से आपने काउंट कर दी। इसमें क्या है सर? यू वी एफ आर, यू को छोड़कर सर बाकी सब आपके प्लस में होते हैं, चीज़ें अपना आप क्लियर है, ठीक है। उत्तल दर्पण उसका उदाहरण है। उदाहरण में मतलब आपको देखते हो कुछ चीज़ें आपको आभास हो रही है, जैसे बाहर निकल कर आ रही है, कुछ चीज़ें आभास हो रही है, तो इसका मतलब कैसी प्रकृति हो गई इसकी? आभासी प्रकृति होती है इसकी।
आंसर अगर प्लस में आ गया सर ठीक है, वी का आंसर प्लस में आ गया तो आभासी, माइनस में आ गया तो वास्तविक। टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर और प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर दर्प मुख्य अक्ष कौन सी होती है, वक्रता केंद्र और धुर को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब ध्यान रखना, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है तब आकार का जो चिन्ह परिपाटी होगा वो प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो माइनस, बस ये बात ध्यान रखनी है इसमें। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस। चीज ये क्लियर हो गई। उसके बाद ठीक है सर, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। तो एक उत्तल दर्पण, एक तरफ आपका हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण मतलब सर यू वी एफ आर चीज़ें क्लियर हैं। ये आपको इसलिए एक बार रिवाइज करा दूँ ताकि आपको कोई पॉइंट ऐसा ना रहे जिसमें आपको ज़रा सा भी डाउट्स हो, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं, ध्यान रखना। तो सर यू भी निगेटिव, यू माइनस में है, ये सब प्लस में है सर, लेने पड़ेंगे जिसको आप चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकृति कैसी सर, आभासी प्रकृति होती है उत्तल दर्पण की। माइनस में आंसर आ गया वी का तो सर वास्तविक कह देना आप, अवतल दर्पण समझ जाना। ठीक है, यही बात इसके लिए करें, यू वी एफ आर तो सर यू भी आपका माइनस में होता है और वी भी आपका नेगेटिव लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, मैंने आपको ये बताया कि जो भी दूरी चाहे यू वी एफ आर कोई सी भी हो, अगर वो दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव लेनी है, अगर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव लेनी है। और अवतल में सब चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में होती है। दूसरे लेफ्ट हैंड साइड का कारण क्या था कि अगर हम प्रकाश की दिशा में दूरी काउंट करते हैं तो प्लस, प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी काउंट करते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, और प्रकृति कैसी होती है इसकी, वास्तविक प्रकृति होती है जिसे रियल कहा जाता है इंग्लिश में। तो बेटे ये आपकी टेबल हो गई, टेबल कर रहा हूँ सॉरी, आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई ठीक है सर प्लस माइनस प्रकृति वाला दो चीज़ें क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब की स्थिति। अब हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिला कि अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो वी का आंसर जो है हमारा हमें ज्ञात करना है। दूसरा, अगर वो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रकृति कैसी है, ठीक है, तो प्रकृति में हमें ये बताना है कि सर हमें आभासी हो रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका आभास हो रहा है, मतलब आभासी प्रतिबिंब है या वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तीसरे पार्ट में उसने कहा आकार, तो आकार मैंने आपसे क्या कहा, आकार का मतलब होता है आपको हाइट ऑफ द इमेज यानी कि प्रतिबिंब का आकार बताना होता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या था, रेखीय आवर्धन, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करने के बाद अब यहाँ तो बात क्लियर हो गया आपके, ठीक है, उत्तल दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण मैंने आपको दे दिया, आभासी का उदाहरण आपको दे दिया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब नियम समझेंगे कि अवतल दर्पण हो तो उससे प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं, समझना। तो हमारा अगला हेडिंग बनता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है सर, समझेंगे हम बात को, जिसे कहते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। कौन सा, अवतल दर्पण। अब समझेंगे पहला नियम, जैसा समझा है वैसा ही लिखना है अगर नियम बनाने के लिए आते हैं। उस नियम के आधार के बाद हम समझेंगे जो टेबल दी जाती है बुक में कि फोकस बिंदु पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी हुई है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। उसके बाद ये इस नियम के बाद उस टेबल को डिस्कस करेंगे। तो ये अवतल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया,
यहाँ ले लीजिए वक्रता केंद्र सी, ये हो गया ध्रुव पी, बाहर पॉलिश कर दी ताकि लाइट आर पार ना जा सके। इसके पीछे हमने एक वस्तु रख दी, वस्तु ए बी। अब नियम समझेंगे और हैंड टू हैंड इसको समझते चलेंगे। पहले हम नियम के हिसाब से चित्र डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसको लिख के भी देखेंगे। तो पहला नियम, अगर किसी वस्तु से, वस्तु कौन से ए बी, अगर किसी वस्तु से प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण, मैं ये नहीं करूँ सभी किरणें, प्रकाश की कोई किरण या प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए, मुख्य अक्ष कौन सी होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और चलने के बाद जब वो दर्पण पर पहुंचती है तो परावर्तन के बाद, अब दर्पण पर पहुंचने के बाद क्या होगा, परावर्तन। और दर्पण ये तो नहीं कहेगा भाई तो ठीक है तुम वेट करो, मैं भी गेट खोल रहा हूं, तो जो है दूसरे पार्ट में चले जाना। वो क्या कहेगा, ठीक है भैया पीछे तो पुलिस हुई है, पुलिस कर रखी है, आप पार नहीं जा सकते, आपको तो परावर्तन होगा। तो ठीक है, जिस बिंदु पर वो गिरती है या जिस बिंदु पर ये पहुंचते हैं उस बिंदु से क्या होता है, परावर्तन होता है, जो कि आपने पढ़ रखा है कि प्रकाशक उसी माध्यम वापस लौट जाना टकराकर, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण या प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चले, देखो निकलती तो बहुत सारी किरण है लेकिन एक किरण की बात करें फिलहाल यहाँ पर, मुख्य अक्ष की, कौन सी किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो प्रकाश की वह किरण जो वस्तु से चलती है और वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कब होगा, जब वो दर्पण पर पहुंच जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, या परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य बिंदु पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है। नियम नंबर 1। तो नियम क्या हुआ, किसी वस्तु से चलने वाली वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, समांतर मुख्य अक्ष से समांतर, यहाँ पर ये 1 मिनट बेटे चीज़ें क्लियर कर देते हैं आपकी, समांतर चलती है तो वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु पर, जैसे बनाया वैसे लिख दिया, फोकस या परावर्तन मुख्य अक्ष, या आप ऐसे भी कह सकते परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है। बिंदु से होकर जाती है, होकर जाती है। ये नियम नंबर आपका पहला हो गया। क्या है नियम नंबर 1,
किसी वस्तु से चलने वाली वह किरण, ठीक है, किसी से चलने वाली वह किरण, ठीक है, किरण हो गई, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष ये हो गए सी और पी, स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो नियम नंबर 1 ये हो गया। तो ठीक है, ये आपका हो गया, क्या हो गया, नियम नंबर 1 हो गया। इसमें कोई डाउट कि ठीक है सर प्रकाश किरण जो है जब किसी वस्तु चल रही थी, लेकिन वो किरण जो मुख्य के समांतर थी, जैसे दर्पण पर पहुंचती है तो उसका परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से होकर जाती है। नियम नंबर 1 हो गया। ठीक है सर, दूसरा नियम, नियम नंबर 2, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है सर, और ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष, इसे वक्रता केंद्र नाम दे दिया और इसको पोल नाम दे दिया, और ये तो बिंदु आपका फोकस बिंदु था, और यहां पर ये आपका हो गया वस्तु। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है सर, वक्रता केंद्र यहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र यहाँ पर मान लीजिए, और इसके पीछे लाइन हो गई आपकी पर इस पर, जिस पर कोई वस्तु रखी हुई है। एक मिनट, ये टेढ़ा बन गया, इसको ठीक कर लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं फिर अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, ये वस्तु हो गई ए बी, और ये इसका हो गया फोकस बिंदु। ठीक है, और ये हो गया इसका ध्रुव पोल, और ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अब दूसरा नियम समझते हैं। अब दूसरा नियम ये कह रहा है कि जब प्रकाश से कोई किरण या प्रकाश की वह किरण जो फोकस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो फोकस बिंदु से होकर जाने के बाद जैसे ही वो पहुंचती है दर्पण पर, दर्पण पर क्या पहुंचने पर क्या होगा, परावर्तन होगा। तो प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात, ये आपकी है मुख्य अक्ष, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले वाले नियम में कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरा नियम ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो फोकस बिंदु से होकर जाने के बाद वह, जब उसका परावर्तन होता है, जब वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम नंबर हो गया 2। क्या नियम है कि सर पहला नियम आपका बना, पहला नियम तो आपके लिए हो गया, तो ये आपका सेकंड लॉ है। ये तो आपका पहला नियम था कि किसी वस्तु से चलने वाली वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरा नियम ये कह रहा है कि जैसा आपने समझा वैसे आपको लिखना पड़ता है कि प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है, बिंदु से होकर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल समांतर हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहला नियम का थोड़ा हल्का सा ही चेंज किस में आता है, सेकंड नियम में आता है कि पहले नियम में फोकस बिंदु से होकर जाती है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है, और दूसरे नियम में क्या है कि फोकस बिंदु से होकर गई लेकिन मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो ये नियम नंबर 2 हो गई
कि प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। नियम नंबर 2 हो गया। तो बात क्लियर होगी। अब समझते हैं नियम नंबर 3, थर्ड नियम। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपकी मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपकी मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव हो गया। और पीछे कोई वस्तु रखी हुई है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं लाइन को, ये पूरी खत्म हो गई, बहुत अच्छी बात है। दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है सर, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और ये आपकी हो गई सी वक्रता केंद्र, और ये आपका हो गया वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, वस्तु ए और बी। ठीक है, और ये आपका फोकस बिंदु है। तो 2 नियम हमारे क्लियर हो गए। अब समझते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की कोई भी किरण या वह किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो प्रकाश की वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन तभी होगा जब वह किरण दर्पण पर पहुंच जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से वो आई थी। यानी कि जब प्रकाश की कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो अपने प्रारंभिक मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। उसका जो पहले वाला मार्ग था, शुरू का मार्ग मतलब प्रारंभिक मार्ग से ही वापस लौट जाती है, मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। इसलिए ये एरो का चिन्ह हो गया जाने का और ये चिन्ह हो गया परावर्तन के पश्चात आने का, यानी कि उसी रास्ते को फॉलो करती है जिस रास्ते से वो आई थी। तो नियम नंबर 3। पहला नियम कि मुख्य अक्ष से समांतर गई तो फोकस बिंदु से होकर चली गई। दूसरा नियम कि फोकस बिंदु से होकर गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा नियम वक्रता केंद्र से होकर जाती तो वापस उसी मार्ग पर, अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो नियम नंबर 3 को कैसे लिखना है, प्रकाश की वह किरण जो आप कर रहे हैं उसी को सेम नियम में लिख दो। प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष पर स्थित, क्योंकि हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि वक्रता केंद्र कहां पर है, मुख्य अक्ष पर है, जो मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात अपने प्रारंभिक मार्ग, जो प्रारंभिक मार्ग था, प्रारंभिक मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। तो वह परावर्तन के पश्चात अपने प्रारंभिक, यानी कि जिस मार्ग से वो आ रही थी, प्रारंभिक मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। ये नियम नंबर हो गया 3। तो तीनों नियम क्या पे क्लियर हो गए। नियम नंबर 4 है इसके। ठीक है, पहला नियम तो यही हो गया कि सर जब प्रकाश से कोई मुख्य अक्ष समांतर जाते तो फोकस बिंदु से होकर गई। ठीक है सर। दूसरा नियम आपका ये कह रहा है कि जब प्रकाश से कोई किरण मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। नियम नंबर 2 हो गई।
नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब प्रकाश से कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गई तो अपने प्रारंभिक मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। ये नियम नंबर 2 हो गया, सॉरी थर्ड हो गया, नियम नंबर 3 हो गया। अब नियम नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम नंबर 4 भी। परावर्तन के 2 नियम थे। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में लागू होते हैं। दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो इन्हीं दोनों नियम को का यूज होता है चौथे नियम में प्रतिबिंब बनाने के। नियम नंबर 4, ये अवतल दर्पण और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी, पीछे पॉलिश कर रखी है सर, ठीक है। और ये इसके पीछे आपकी होगी वस्तु ए बी। अब समझना नियम नंबर 4 क्या कहता है, ये फोकस बिंदु हो गया। अगर प्रकाश की कोई किरण दर्पण के धुर पर जिस कोण पर गिरती है, या आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर प्रकाश से कोई किरण जब धुर पर पहुंचती है तो धुर पर पहुंचने के बाद या परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों को फॉलो करती है, परावर्तन के नियम का पालन करती है। यानी कि नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर स्थित, दर्पण के मध्य बिंदु से दूर कहा जाता है, या आप ऐसे कह लो कि अगर प्रकाश की कोई किरण दर्पण के धुर पर गिरती है तो गिरने के बाद यह परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब परावर्तन का नियम क्या था कि जिस कोण पर लाइट डाली जाती है उसी कोण से लाइट वापस लौट जाती है, नियम नंबर 2 को फॉलो करती है। तो अगर प्रकाश की कोई किरण जिस कोण पर गिरती है धुर पर, तो गिरने के बाद परावर्तन के नियम को या परावर्तन के नियम का पालन करती है। ये नियम नंबर हो गया 4। तो ये नियम थे जिसमें हमने डिस्कस किया। अब लिखते हैं इस बात को कि नियम नंबर 4 कि प्रकाश की वह किरण, जब प्रकाश की कोई किरण ध्रुव पर पहुंचती है तो ध्रुव पर टकराती है, आप ये भी कह सकते हैं। ध्रुव पर टकराती है तो वह परावर्तन के नियम का पालन करती है, परावर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक है, अब बात हमारी क्लियर हो गई। तो ये नियम नंबर 4 थे जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम थे। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस कोण से प्रकाश को डाला गया उसी कोण से प्रकाश जो है परावर्तित हो जाएगा। ये नियम नंबर 2 था कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, जहां कोण I का मतलब है आपतन कोण और कोण R का मतलब है आपका परावर्तन कोण। तो चीज़ें इस तरीके से होती है। तो आपके ये 4 नियम थे जो हमने समझे कि पहला नियम हमारा कि कोई प्रकाश की कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो चलने के बाद जब वो पहुंची दर्पण पर तो दर्पण में पहुंचते उसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गई, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 कि जब प्रकाश की कोई किरण फोकस बिंदु से गई, उसका जब पहले वाले नियम का उल्टा है तो मुख्य अक्ष से समांतर हो गई, नियम नंबर 2 हो गया। अब नियम नंबर 3 की बात करें, अगर प्रकाश की कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से वो आई थी, मतलब अपने प्रारंभिक मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। ये जिस रास्ते से वो आ रही थी कोई अलग रास्ता तय नहीं करती है, नियम नंबर 3।
नियम नंबर 4 कह रहा है कि अगर प्रकाशीय कोई किरण जब ध्रुव पर टकराती है, जब ध्रुव पर पहुंचती है, तो वह परावर्तन के नियम का पालन करता है, यानी कि जिस कोण से गिरी थी उसी कोण से वापस आ जाएगी। ये होता है परावर्तन का नियम, जिसका वो पालन करती है, जिसको वो फॉलो करती है। तो ये नियम नंबर 4 थे। तो आज हमने जो समझा, हमने प्रतिबिंब के बारे में समझा कि सर ठीक है, चिन्ह कब लगाने हैं, प्लस कब लेने हैं, माइनस कब लेने हैं। अगर उत्तल दर्पण है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मैंने आपको बताया कि बाइक का साइड मिरर जो है आपका ऐसा आभास होता है कि कोई चीज़ के अंदर बाहर निकल कर आ रही, तभी उसका नाम क्या रखा गया, आभासी प्रतिबिंब रखा गया। तो उसे आभास हमें हो रहा है, तो उसकी जो प्रकृति होती है उत्तल दर्पण की आभासी होती है। इमेज आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यू निगेटिव में होता है, बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव में होती है। अवतल दर्पण में यू निगेटिव में, वी सब निगेटिव में होता है, क्योंकि अवतल दर्पण आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका मैंने आप पता है उपयोग भी कहा होता है। अवतल का हेडलाइट्स में होता है, सर्च लाइट में होता है, सेविंग मिरर में होता है। वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। बाइकों के साइड मिरर में जो है हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो जब वी आपसे पूछा जा रहा है तो मतलब हो गया प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछ रहा है, और जब आपसे प्रकृति पूछा तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि आभासी या वास्तविक डिस्कस करा था। तीसरा आपका आकार के बारे में मैंने आपसे बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, मान लो मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बना रहा है तो आकार प्लस में आएगा, अगर नीचे है तो माइनस में आएगा। तो चीज़ें ऐसे क्लियर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े इनके नियम के बारे में कि सर 4 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी, नियम नंबर 1। दूसरा क्या था कि अगर मुख्य अक्ष से होकर जा रही है तो फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 क्या बताया था आपको कि वृत्ता केंद्र से होकर जाती है तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, नियम नंबर 3। और नियम नंबर 4 आपको क्या बताया कि अगर वो ध्रुव पर गिरती है तो ध्रुव से ही वापस जितने कोण पर वो ध्रुव पर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद जब उसका परावर्तन होता है तो उसमें परावर्तन के नियम का पालन करती है। तो ये हमारा जो है क्या था, आपका आज का टॉपिक था, जो हमने पढ़ा कि पहला क्या, इसकी प्रकृति नेचर के बारे में हमने पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी उसकी प्रकृति होती है। उसके बाद हमने इसके नियम के बारे में पढ़ा। तो अब अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सर जो अवतल दर्पण की जो टेबल होती है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई जो प्रतिबिंब बना रहा है अवतल दर्पण, उसकी स्थिति कहाँ पर है। स्थिति मतलब वो फोकस बिंदु पर बनेगा या वक्रता केंद्र पर बनेगा या वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच बनेगा या फोकस ध्रुव पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये हमें कैसे पता चला। तो अगला क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टेबल किस तरह से बनाए, सारणी किस तरह से बनाए, ताकि एग्जाम में उसमें कोई क्वेश्चन आए जो कि 1 नंबर में 2 नंबर में आपका आना है, फिर उसमें हमारे कोई जरा सी भी गलती ना हो, कोई भी जरा सी भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।